हाँ जी, तो आज बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। जैसा कि आपको एक कंसेप्ट की बेसिस पर ये पता होना चाहिए कि एक हीट्रो एटम वर्ड हमने यूज़ किया था। हीट्रो एटम मतलब द एटम विच इज़ एसोसिएटेड विद अ हाइड्रोकार्बन चेन बट इट इज़ नाइदर अ कार्बन और अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन को छोड़ करके कोई और एलिमेंट का एटम, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो गया, उसको हम बोलते हैं हीट्रो एटम, अगर वो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में एसोसिएटेड है तो। एक बात तो ये थी। दूसरा हमने कहा था हीट्रो ग्रुप। तो जब ऐसा ही कोई ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कोई हीट्रो एटम हो, वो इस तरह से किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ में एसोसिएटेड हो, तो उसको भी हम हीट्रो ग्रुप बोलते हैं, है ना। हीट्रो मतलब कि जो अलग हो दूसरों से। तो जब हम हीट्रो एटम या हीट्रो ग्रुप की बात करते हैं, तो ये हीट्रो एटम या हीट्रो ग्रुप करता क्या है, कैसे ये आया हाइड्रोकार्बन चेन में कि हाइड्रोजन के एटम को हटा देता है और खुद उसकी जगह आके बैठ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन भी यहीं से आता है कि फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज अ हीट्रो एटम और अ हीट्रो ग्रुप which displaces one hydrogen atom from a hydrocarbon chain and henceforth is responsible for all the properties of the resultant compound। यानी कि अब ये डिटरमिन करेगा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी फॉर द रिजल्टेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एल्केन है जिसको हम इथेन बोलते हैं, CH3, तो उसके हाइड्रोजन को हटा करके अगर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पे आके बैठ जाता है, तो अब जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो CH3CH2OH या C2H5OH होगा, जिसको हम इथेनॉल बोलेंगे। और ये इथेनॉल जो है, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ OH की वजह से होगी, CH3CH2 का इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स या वो ग्रुप ऑफ हीट्रो एटम्स जो कि इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन कर रहा है, सारे फंक्शंस डिटरमाइन कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप्स हमने 5 तरह के देखे हैं। उन्हीं के हिसाब से हमने कुछ नॉमेनक्लेचर भी सीखी थी। हमने कहा था फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 इज़ हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जिनको हम हेलोजन बोलते हैं, 17 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था हमने। ये हेलोजन अगर लगे हुए हों, वो किसी हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोकार्बन चेन के साथ एसोसिएट हो जाए, तो हम उसके नॉमेनक्लेचर के दौरान, मतलब उसका नाम रखते समय प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ हेलो। हेलो इज़ क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जैसे यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिख रहा है, CH3, CH2, CH2, Cl, यानी कि ये प्रोपेन था, 3 कार्बन वाला एल्केन, जिसमें हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन अटैच हो गया है, तो अब ये क्लोरोप्रोपेन हो गया। ये उसका नाम रख दिया गया क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से अगर यहाँ पे इसी 3 कार्बन वाले एल्केन के साथ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमोप्रोपेन कहलाएगा। हाँ, या फिर अगर यहाँ पर फ्लोरीन आ जाए तो वो फ्लोरोप्रोपेन कहलाएगा। अगर यहाँ पर आयोडीन आ जाए तो वो आयोडोप्रोपेन कहलाएगा। तो वी कॉल देम हेलो एल्केन्स, इनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हेलो एल्केन। दिस इज what the name can be given to the members of this group of atoms, जिनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्कोहल, द फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्सी, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है, जिसको हम डैश OH से डिनोट करते हैं, उसका सफिक्स होता है ओल, और एल्केन के आगे ई हटा के ओल लगा दिया जाता है। जैसे प्रोपेन हम लिखते हैं, प्रोपेन 3 कार्बन वाला, इस तरह से, तो उसका ई हटाओ और ई की जगह पे ओल लगा दो तो वो प्रोपेनॉल हो जाएगा। हाँ, CH3, CH2, CH3, प्रीवियसली ये था, फिर उसका H हटाया तो OH लगा दिया, तो अब वो CH3, CH2, CH2OH हो गया। दिस इज प्रोपेनॉल, यानी एक अल्कोहल बन गया ये। All the properties of the resultant compound, that is propanol, will be governed by this OH, that is why this is the functional group। and हम इस ग्रुप के सारे कंपाउंड्स को एल्केनॉल्स कहते हैं।
जनरल लैंग्वेज में हम इनको एल्कोहल्स बोलते हैं। तो मतलब एल्कोहल्स और एल्केनॉल्स एक ही बात है। एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O एंड H, एल्डिहाइड, सफिक्स L, एल्डिहाइड का L। CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन, जिसमें एक कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप का भी इन्वॉल्व है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। प्रोपेन, ई हटाओ, L लगा दो, प्रोपेनल। हाँ, अगर 2 कार्बन वाला हो तो इथेनॉल, एक ही कार्बन वाला हो HCHO, या HC डबल बॉन्ड OH, देन वी कॉल इट मीथेनॉल। हाँ, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, L लगाना है सफिक्स की जगह पर, एंड एज अ ग्रुप वी कॉल देम एल्केनॉल्स। एल्केन तो लिखना आता है आपको, एल्केन में जो ई लगाया है उसको हटा के उसकी जगह पे एल लगा देंगे तो ये एल्केनॉल हो जाएंगे। एल्केन कोई सा भी हो सकता है। हाँ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उन सब का नाम लिख के उनके आगे एल लगा दिया जाएगा। तो वी विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड CHO का कार्बन भी उस कार्बन की काउंटिंग में गिना जाएगा। कीटोन C डबल बॉन्ड O, CO, कीटोन। हाँ, ये वाला ग्रुप कभी भी टर्मिनल एंड पे नहीं होता है, यानी अगर C डबल बॉन्ड O लगाना है तो दोनों तरफ कम से कम एक एक कार्बन लगेगा। CH3 CH3 दोनों तरफ लगेगा, तो ये पहला मेंबर बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनोन। ओन, ONE, वही स्पेलिंग है जो 1 की होती है, लेकिन इसको हम 1 नहीं बोलते, इसको हम ओन बोलते हैं, और प्रोपेन के आगे ई हटा करके लगा दिया जाता है ये सफिक्स, इसको हम प्रोपेनोन बोलेंगे। प्रोपेनोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। 2 या 1 कार्बन का कीटोन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ग्रुप हमेशा बीच में आता है, कम से कम 2 कार्बन इसके दोनों तरफ होने चाहिए, नहीं तो ये एल्डिहाइड ही बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, COOH ग्रुप है, COOH, इसे COOH ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये जहाँ लगता है उस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के सफिक्स में ओइक एसिड लगता है। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है COOH का कार्बन मिला करके, तो हम इसे कहते हैं प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। हाँ, मीथेनोइक एसिड कैसे बनेगा? HCOOH, ये मीथेनोइक एसिड है जिसको हम फार्मिक एसिड भी कहा करते हैं, या फिर CH3COOH, दैट इज 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड जो हमारे विनेगर बनाने के लिए काम में आता है। 5% इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो HCOOH होता है। फिर डबल बॉन्ड वाले सफिक्स ईन लगता है प्रीफिक्स में मीथ को छोड़ करके, क्योंकि एक कार्बन जो अकेला होगा उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकते, तो कम से कम 2 कार्बन यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। C डबल बॉन्ड C, बचे हुए वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, मैंने जो बनाया वो इथीन है। मीथीन नाम की कोई चीज़ हो नहीं सकती, बिकॉज सिंगल कार्बन वाला अगर सब्सटेंस होगा, कंपाउंड होगा, तो उसमें डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, है ना। 2 कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। और इसी तरह से एल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड, जैसा यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है, 3 कार्बन का कंपाउंड दिख रहा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज प्रोपाइन, 3 कार्बन वाला एल्काइन। 2 कार्बन वाला हो तो C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन, तो हम देखते हैं C2H2। हाँ, ये C2H2 भी एल्काइन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स हम यूज़ करते हैं,
और फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने, ये सब जो हमने नाम लिखे हुए हैं, हाँ, ये सब नाम एक्चुअली होमोलोगस सीरीज़ के नाम हैं। व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़, ये बात करने से पहले थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चंस देख लें। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर पेंटेन। अब आप पेंटेन में ड्रॉ करके देखो तो आपको 3 आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल जाएंगे। पेंटेन, एन पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, हाँ, और फिर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं, उसके अलावा बन नहीं पाएंगे। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। हम कहते हैं कि टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कैसे बनता है? 5 कार्बन, पेंटेन है तो 5 कार्बन, साइक्लो मतलब साइक्लिक फॉर्म में अरेंज्ड, सबके साथ में एक एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगा दोगे तो सब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। साइक्लोपेंटेन मतलब C5H10, C5H10 इस तरह से बनता है। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एलिसाइक्लिक है। Draw the structures for the following compounds: इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल, है ना। अब आप ये अपने आप बनाओ और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछो। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये क्या है? 2 कार्बन वाला तो ईथेन था, ब्रोमो ईथेन, HCHO, मीथेनैल, ये जो हमारा CHO है, इसको C डबल बॉन्ड O मत समझो, कार्बन नहीं है और कोई, तो HCHO है ये। हाँ, ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसको कीटोन समझने की गलती ना करें। और फिर ये क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम क्या, वैसे तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं, जो मॉडर्न तरीका है, हेक्स, मतलब 6 कार्बन के लिए हेक्स वर्ड यूज़ किया। 1 इज़ द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और इसके बाद लिख दो आइन। 1 हेक्साइन बोलने के बजाय इसको बोलेंगे हेक्स 1 आइन। ये तरीका है IUPAC का लिखने का नाम। ठीक है, तो बस कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है वो इस सेक्शन में से कर लेते हैं, फिर हमारा कार्बन का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें कि सबसे पहले एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स 1 फंक्शनल ग्रुप्स एंड B होमोलोगस सीरीज, ऑल्सो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो अ हीट्रो एटम फंक्शनल ग्रुप के लिए अभी हमने जो बात की थी वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या? अ हीट्रो एटम और अ ग्रुप ऑफ हीट्रो एटम्स which have the capability to displace one hydrogen atom from hydrocarbon chain and henceforth determines the chemical properties of the resultant compounds, that is halogens or hydroxy or carboxylic acid or aldehydes, that is CHO and ketone C double bond O। होमोलोगस सीरीज जो है ये सब होमोलोगस सीरीज के नाम ही हो गए, यानी एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, हेलो एल्केन्स, एल्केनॉल्स, एल्केनोइक एसिड्स, एल्केनैल्स एंड एल्केनोन्स, ये होमोलोगस सीरीज के नाम हो गए। दे आर द ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल जनरल फार्मूला, जिनको एक सिंगल जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सके। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में जैसे एल्केन है तो उसके लिए कॉमन जनरल फार्मूला CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर हमें ब्यूटेन का फार्मूला निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि ब्यूट का मतलब 4 होता है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला, एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, यानी ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ये फार्मूला लगाना है तो n = 4 लगाएंगे, C4H2 × 4 + 2, यानी 4 × 2 is 8 + 2 10। तो हमारा फार्मूला बना C4H10। आप जानते हो कि ब्यूटेन इज C4H10। तो मीथेन
C इक्वल टू 1 लगाओगे तो मीथेन हो जाएगा, C इक्वल टू 2 लगाओगे तो इथेन हो जाएगा, C इक्वल टू 3 लगाओगे तो प्रोपेन हो जाएगा, C इक्वल टू 4 आपने लगाए ब्यूटेन के लिए, C इक्वल टू 5 लगाओगे तो पेंटेन हो जाएगा। ये मीथेन, इथेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब n का नंबर लगाते जाओगे तो सबका फार्मूला आता जाएगा। CnH2n+2 is the common general formula used for alkane, which is the name of a homologous series. So homologous series can be defined as a group of hydrocarbons or derivatives of hydrocarbons which can be represented by a single general formula. है ना, ये बात यहाँ पे लिखनी है। होमोलोगस सीरीज आर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल जनरल फार्मूला। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की भी बात आती है, वो कहते हैं कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। तो पहली बात तो लिखते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज मस्ट हैव अ जनरल फार्मूला, उनका एक कॉमन फार्मूला होता है, दे शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉमन फार्मूला, अ जनरल फार्मूला। नंबर 2, there should always be a gap between two consecutive members of a homologous series of a unit CH2, 1 कार्बन और 1 और 2 हाइड्रोजन मिलाकर के एक यूनिट बना जिसको हम बोलते हैं CH2. So the gap between two consecutive members of a homologous series will always be equal to a CH2 unit, यानी 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का गैप होता है। मीथेन इज CH4, इथेन इज C2H6, प्रोपेन इज C3H8 एंड ब्यूटेन इज C4H10। इन सब के बीच में CH2 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 का गैप है। तो नंबर 2 हमारा पॉइंट आया कि the two consecutive members of a homologous series always have a gap of a CH2 unit, और CH2 में एक कार्बन का एटॉमिक मास क्योंकि 12U होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U होता है और हाइड्रोजन के एटम्स 2 है, तो 2 × 1 2 + 12 मिलाकर के 14U होता है। तो सेम पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा कि two consecutive members of a homologous series always have a gap of 14U in their molecular masses, उनके बीच में molecular mass का gap होता है। Two consecutive members of homologous series always have a gap of 14U in their molecular masses. And number 4, all the members of a homologous series are always chemically similar, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है क्योंकि उनके बॉन्डिंग एक जैसी होती है, सेम सिमिलर बॉन्डिंग है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं, इस वजह से उनका रिएक्शन करने का तरीका भी सेम होता है। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली चेंज विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। किसी भी होमोलोगस सीरीज में ग्रेजुअली मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ रहे हैं, 14U 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 14U। तो विद दिस ग्रेजुअल इंक्रीज, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये भी चेंज होता जाता है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ बदलती जाती हैं। डिफाइन कैटिनेशन, व्हाई डू नॉट अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। सिंपल बात समझने की ये है कि कैटिनेशन इज द कार्बन्स प्रॉपर्टी ऑफ लिंकेज विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज बोलते हैं हम इसको, दिस इज कैटिनेशन। और इसका फ़ायदा कार्बन को क्या होता है कि कार्बन बहुत लंबी चेन्स और बहुत कॉम्प्लेक्स चेन्स बना पाता है कैटिनेशन की वजह से। ठीक है, तो कैटिनेशन इज कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, एक बात। दूसरा वो कह रहा है कि दूसरे एटम्स कार्बन के अलावा सिलिकॉन जैसे जिनके भी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे, उनको भी ऐसा करना चाहिए। तो वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके साइज़ भी बड़े हैं कंपैरेटिवली कार्बन के। कार्बन का साइज़ बहुत छोटा है तो वो बहुत स्टेबल बॉन्ड्स बना लेता है, और दूसरा उनके मासेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन का कम मास और छोटा साइज़ कार्बन को कैटिनेशन में हेल्प करता है। बाकी जो दूसरे कंटेम्परेरी एलिमेंट्स हैं, हम उनके एटम्स को देखें तो उनका साइज़ भी बड़ा होता है और उनके बीच उनका जो मास जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, इस वजह से वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। ये बात हमारे आंसर में आनी चाहिए। तो हम लिख रहे हैं कि कैटिनेशन इज कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी विच इनेबल्स इट टू फॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स चेन्स। Catination is not shown by any other element as carbon is the smallest element among all the tetravalent or similar type of elements,
Its mass is also the least. Other tetravalent elements cannot form molecules like carbon due to having very heavy structures which are quite unstable. हाँ, बाकियों के स्ट्रक्चर्स अनस्टेबल हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन। तो कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। हाँ, शो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय गिविंग वेन स्ट्रक्चर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4। तो कार्बन, क्लोरीन, 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 1 1 1 1। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। हर क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दो, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स साथ में से लोन पेयर्स की फॉर्म में रहेंगे, लाइक दिस। इस तरह से वेन स्ट्रक्चर बना दो। इसको अंदर थोड़ा ले लेते। कार्बन टेट्राक्लोराइड है। फिर एक्सप्लेन द टर्म आइसोमर्स। आइसोमर्स के बारे में डेफिनेशन आप देख लें कि आइसोमर्स आर दोज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच हैव कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। हम कल इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कम से कम इन 4 का ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना करके प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको बोलो। तो विद दिस आपका कार्बन का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब हम रिप्रोडक्शन का रिवीजन कल से शुरू करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेंगे उसको भी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है तो हम जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर और स्पेसिफिकली हाईलाइटिंग पॉइंट्स नोट करेंगे, है ना। तो आप तैयारी से थोड़ा सा उसको पढ़ करके बैठोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।